नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस प्रेप के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पिछले 6 माह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, उनके प्रश्नों को देखेंगे और इस वीडियो में कुल 50 प्रश्न फैक्चुअल तरीके से आपको बताए जाएंगे, जिससे आपका रिवीजन हो सके। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, किस विभूति की 30वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है? तो अहिल्याबाई होलकर जो विभूति थी भारतीय इतिहास की, उनकी 300वीं जयंती अभी हाल ही मनाई गई है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में उल्लास उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत गोवा ने अपने आप को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो भारतीय भाषाओं के लिए जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उसका नाम है भारत जेन। ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको अवश्य आने वाली परीक्षाओं में इसमें से 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर 50 प्रश्न में से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, तो वह वीडियो आपके लिए सहायक साबित होता है। और इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल है हमारा जीएस प्रेप, आप वहां से जाकर इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आइए चौथा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया है? तो वह वन्यजीव अभयारण्य है त्राल वन्यजीव अभयारण्य। पांचवा प्रश्न है, भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत गणना भी शामिल होगी। यह कितने चरण में आयोजित की जाएगी? तो यह जो है जनगणना 2 चरण में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में जो है आपका पर्वतीय प्रदेश है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, इन क्षेत्रों की जनगणना की जाएगी, जातिगत जनगणना। और दूसरे चरण में अन्य क्षेत्रों की जनगणना होगी। छठवां प्रश्न है, असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने पर सहमति जताई है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कुल्सी नदी। कुल्सी नदी पर संयुक्त रूप से 2 सरकार हैं, 2 राज्य की सरकार हैं, असम और मेघालय। इन दोनों राज्यों की सरकारों ने 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना जो है कुल्सी नदी पर शुरू करने की सहमति जताई है और यह कुल्सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। सातवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर स्थित है? तो यह ब्रिज जो है आपका चिनाब नदी पर स्थित है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। आठवां प्रश्न है, 7 अप्रैल को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो 7 अप्रैल 2025 को मनाए गए जो स्वास्थ्य दिवस मनाया गया था, उसकी थीम थी स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य। यह केवल आप इसको याद करते चलिए। अगर हम एक एक प्रश्न को डिस्क्राइब करने लगेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे केवल आपको रिवाइज करते चलना है। किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका उत्तर है संदीप आर्या, जो कि हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं। 10वां प्रश्न पे आते हैं, किस राज्य ने 2 आर्द्रभूमियों खीचन और मेनार को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल घोषित किया है? तो खीचन और मेनार जो है, 2 जो है आर्द्रभूमियां हैं राजस्थान की, जिसको अभी हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल स्थापित हैं। 11वां प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है? तो वह शहर है बेंगलुरु। बेंगलुरु में सबसे अधिक तेंदुओं की संख्या है और यह भारत की तेंदुआ राजधानी है इस समय, वर्तमान समय में। 12वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है?
तो वह कंपनी जो है फ्लिपकार्ट है, जो कि एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी है। 13वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। 14वां प्रश्न है, भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की है? अभी हाल ही में ईरान में युद्ध चला और वहां पे कुछ भारतीय छात्र फंसे थे, तो उसको उन छात्रों को वापस लाने के लिए भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंधु जो है ऑपरेशन चलाया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑपरेशन सिंधु। किस राज्य के प्रसिद्ध मादक पेय फैनी को भौगोलिक संकेतक दिया गया? तो फैनी जो है गोवा का एक मादक द्रव्य है और इसको भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया गया है। 16वां प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी कौन बनी है? तो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी जो है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एडीसी नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। 17वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत की है? तो उद्योग क्रांति की शुरुआत जो है पंजाब राज्य द्वारा शुरू की गई है। इस क्रांति में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। 18वां प्रश्न है, बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति माह करने की घोषणा की है? तो 400 रुपये से बढ़ाकर जो है 1100 रुपया पेंशन कर दिया गया है वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों का। 19वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का जो राज्य बना है वह है उत्तराखंड। आपको यह बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को ओबीसी का दर्जा देने तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 50% आरक्षण की घोषणा की है? तो ट्रांस समुदाय को ओबीसी दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 50% की घोषणा भी असम सरकार ने की है। किस सरकार ने? असम सरकार ने। 21वां प्रश्न है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बना है? तो जापान को छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश जो है जर्मनी बना है। अभी तक जो है दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश कौन था? तो जापान था, अब वर्तमान में जर्मनी है। 22वां प्रश्न है, 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है भारतीय लेखिका थी बानू मुश्ताक, इनको प्रदान किया गया है। और बानू मुश्ताक को किस लिए दिया गया है? तो इनकी एक कहानी संग्रह थी हार्ट लैम्प, हार्ट लैम्प के लिए बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो बानू मुश्ताक है वह एक भारतीय लेखिका है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? तो लखनऊ को नामांकित किया गया है। उत्तर इसका लखनऊ हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो इसका उत्तर है एनवीडिया। एनवीडिया जो है माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। 25वां प्रश्न है, इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था? तो इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो है अभियान चलाया था। 26वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। 27वां प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 99वां स्थान प्राप्त हुआ है, 99वां। अगला प्रश्न है, आप इस वीडियो में बने रहिए और केवल रिवाइज करते चलिए और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पर जाकर जीएस प्रेप सर्च करेंगे, वहां पर इस वीडियो का पीडीएफ पड़ा हुआ है, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो आइसलैंड को प्राप्त हुआ है।
वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट 2025 सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण भारत और किस देश के मध्य हुआ? तो भारत और मंगोलिया के मध्य यह जो है नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण आयोजित हुआ। यह आपको बताना है कि यह जो है नोमैडिक एलिफेंट का 17वां संस्करण किस स्थान पर हुआ। 30वां प्रश्न है, अमेरिका के किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है? तो वह ऑपरेशन जो था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, अमेरिका द्वारा यह चलाया गया ऑपरेशन था जिसके द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया है। 31वां प्रश्न है, आईपीएल मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो वह जो है रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा जो है आईपीएल के मैचों में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। 32वां प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को। पूर्व कप्तान भारतीय टीम के महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। 33वां प्रश्न है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दक्षिण अफ्रीका ने आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। 34वां प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बना है? तो कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज जो है फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल विजेता बने हैं। 35वां प्रश्न है, आईपीएल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 का खिताब जीता है। 36वां प्रश्न, किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वह है अभिनेता सोनू सूद। सोनू सूद को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 37वां प्रश्न, जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? जल संकट की समस्या से निपटने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की शुरुआत जो है राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। 38वां प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष जो है राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया। राजीव मेमानी। 39वां प्रश्न है, किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत की गई है? तो नक्शा कार्यक्रम की शुरुआत जो है और उसका दूसरा चरण की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई है। 40वां प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने किस अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है? तो वह जो है अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम है सेवा से सीखें। सेवा से सीखे जो कार्यक्रम है वह जन औषधि केंद्रों से संबंधित है। 41वां प्रश्न है, जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो वह जो है जापान का शहर है किताकियूशु। किताकियूशु। 42वां प्रश्न है, केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंरचना के निर्माण के लिए किस नीति की शुरुआत की है? तो ध्रुव नीति की शुरुआत की है। ध्रुव नीति क्या है? तो यह जो है ध्रुव नीति जो है केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा यह नीति शुरू की गई है और यह डाक विभाग से संबंध रखती है। 43वां प्रश्न है, किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित कर रही है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार जो है होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करने जा रही है। भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग किया है? ECINET जो है भारतीय चुनाव आयोग द्वारा बिहार में अभी हाल ही बिहार में जो नवंबर में चुनाव होगा उसमें इस एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाएगा। ECINET। 45वां प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण अधिनियम 2025 जारी किया है? तो अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत लद्दाख में आरक्षण विनियम 2025 जारी किया है। 46वां प्रश्न है,
किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी और स्वदेशी नागरिकों को आत्मसुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा की है? तो असम सरकार ने यह घोषणा की है। 47वां प्रश्न है, किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो वह सरकार है तेलंगाना। तेलंगाना राज्य ने शिक्षा विभाग में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने के लिए यह गैर सरकारी संगठनों से समझौता किया है। 48वां प्रश्न है, किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा के पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अमिताभ कांत जो थे, भारत के G20 शेरपा थे, इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। किस स्थान पर एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? वह स्थान था अहमदाबाद। यह बहुत ही दुखद घटना थी भारत के इतिहास में। 50वां प्रश्न है, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो स्थापित किया है मिजोरम में। तो इस प्रकार आपका 15 मिनट में कुल 50 प्रश्न आपके यहाँ पर तैयार हो गए। इसीलिए हम प्रयास कर रहे थे कि वीडियो जो है बहुत लंबी ना हो और आप कम समय में ज़्यादा इनपुट आउटपुट पा सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।